नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे सीरिया के हालात की, रूस यूक्रेन युद्ध की, इजराइल हमास संघर्ष की और बांग्लादेश के हालात की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीरिया के हालात को आप कैसे देखते हैं और विद्रोहियों की जीत और राष्ट्रपति के देश छोड़कर भागने से दुनिया में क्या संदेश किया है? एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि बशर अल असद का जो हश्र हुआ है वैसा ही कुछ अब ईरान के सर्वोच्च नेता का भी होने वाला है। कैसे देखते हैं सर आप इसको? नीरज जी, देखिए, इसमें सीरिया के बारे में जी काफ़ी पहले से खबर सबको पता था कि वहाँ के हालात, जो गृह युद्ध तो चल रहा था, सालों से चल रहा था। हाँ, ये जरूर था, इस खबर को इतना आगे नहीं आने दिया गया जी। और अब जो हालात हुए हैं, मीडिया में जो आ रहा है कि अचानक HTS जो ये रिबेल ग्रुप है उसने अटैक किया, मुझे नहीं लगता कि अचानक है जी। ये सारा चल रहा था, प्री प्लान था कि ऐसा होगा और तभी जाकर के इस हालत में हुआ है जी। और सीरिया में है कौन? देखिए, आज के इंटरेस्ट किसका है सीरिया में? जी। सीरिया में अगर देखा जाए तो सबसे पहला अगर आप देखें इंटरेस्ट तो अमेरिका का, जी, रूस का। रूस ऑलरेडी, और दोनों के बेस हैं जी। आगे हम देखेंगे कि अमेरिका की भी मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ है, रूस का भी है जी। और रूस तो आपको पता ही है डायरेक्ट मदद कर रहा था जी। आसाद की वहाँ पर। उसके साथ इजराइल का है जी। लेबनान, सीरिया साथ में है जी। जितने कमजोर स्टेट्स रहेंगे जी मिडिल ईस्ट में इजराइल के आसपास, जी, उससे फायदा किसको है? जी, इजराइल को है, अमेरिका को है, वर्चस्व बना रहेगा। जी। तो ये चीज़ इनको कमज़ोर रखना ये कोई अचानक नहीं हुई है। जी। सब लोग जाते हैं पीछे, हम भी पीछे अगर जाएं तो 2011 की बात करते हैं कि अरब स्प्रिंग चली थी, जिसमें कि आप देखिए इराक का क्या हाल हुआ उसमें। जी। सद्दाम हुसैन चल रहे थे, उसके बाद ईरान बिल्कुल कमज़ोर हुआ। जी। उसके साथ साथ लेबनान और बाकी जो भी ये 2-3 देश हैं सब कमज़ोर हुए वो उसमें अरब स्प्रिंग में। और अरब स्प्रिंग थी किस लिए? कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज आनी चाहिए जी, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए जी। और इसको देख करके जो बाकी देश हैं वहाँ पर आप सऊदी अरेबिया, UAE लीजिए, वहाँ रूलर्स थे, उनको भी अपना लगा कि ये तो मुश्किल हो जाएगा, तो उन्होंने लिबरलाइज कर दिया जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, 2011 के अरब स्प्रिंग के बाद बजाय डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होने के जो कि वेस्ट चाहता था और इसीलिए अरब स्प्रिंग आई, ये जो कट्टरपंथी थे वो आगे आते गए जी हर जगह और फिर एक मुश्किल पैदा होती गई। लेकिन ये जरूर रहा कि एज ए राष्ट्र वो कमज़ोर हो गए जी। जहाँ भी कट्टरपंथी आई है, देखिए एज ए राष्ट्र वो कमज़ोर रहे हैं जी। तो ये चीज़ यहाँ रही। और जैसे मैंने कहा, रूस, ईरान और टर्की का इंटरेस्ट है कि टर्की जो है खुद अपने आप को उसने मजबूत स्थिति में बना ली है। और सबसे बड़ी बात थी कि 2011 का जो अरब स्प्रिंग था उसका ज़्यादा असर टर्की पर नहीं आया जी। तो टर्की ने उसको दबा दिया। उस समय बाकी देशों में, अरब देशों में जितनी ये फैली थी उस तरह से जो धरने प्रदर्शन बाकी चीज़ें हो रही थी अरब स्प्रिंग में, वो चीज़ वहाँ नहीं हुई और उसको लेकर के टर्की अपने रक्षा क्षेत्र में बाकी चीज़ में मजबूत होता गया जी। वो नाटो का भी मेंबर है जी। और आज देखिए कि टर्की के जो ड्रोन्स हैं रूस में चल रहे हैं जी, बाकी जगह भी हैं और शायद हमारे बगल में भी बांग्लादेश में भी आ गए हैं वो आगे देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट आप देखिए सीरिया में किसका था जी, कई लोगों का इंटरेस्ट था जी। अमेरिका चाहता था वहाँ, इजराइल भी चाहता था कि कमज़ोर हो, रूस और ईरान और चीन भी कहूँगा मैं, वो मिल करके चाहते थे कि वहाँ पर कम से कम एक जगह उनको मिले जी, मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व कुछ दिखाने के लिए जी। तो ये चीज़ें वहाँ चल रही थी और ये चीज़ देखिए नई नहीं है जी। इसके बाद बहुत चीज़ें हुई इजराइल को इंश्योर करने के लिए कि ये कमज़ोर रहें और इजराइल आगे आए। अब्राहम एकॉर्ड्स हुए 2022 में हुए थे आई थिंक। अब उस एकॉर्ड नहीं, 22 से तो लड़ाई शुरू हुई 18 के आज 16-18 में हुए थे जी। और अब्राहम रिकॉर्ड्स के बाद भी देखिए एकॉर्ड होने के बाद क्या हुआ, ये हुआ कि इजराइल जो है 4-5 कंट्रीज, मोरक्को, अपने ब्रुनई, ये सऊदी अरेबिया,
चाहे यूएई, इनके साथ इनके संबंध अच्छे हों। जी। अच्छे होने का से फायदा किसको हो गया? ज़्यादा इजराइल को होना है। जी। इजराइल मीन्स अमेरिका को होना है। जी। तो ये भी चीज़ उसके साथ हुई। जी। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो ग्रेटर इजराइल का 1996 में बात चल रही थी कि इजराइल तो एक्सटेंड करता है जी। आगे तक, जिसमें सीरिया, लेबनान के अंदर, इजिप्ट के अंदर साइनाई पेनिनसुला वगैरह की बात चल रही थी, जी। वो भी शायद कहीं ना कहीं अंडरलाइन फैक्ट था जी। कि जब ऐसा होगा तभी ये आइडिया ग्रेटर इजराइल का आगे बढ़ सकता है, इजराइल मजबूत हो सकता है जी। इस पूरे इलाके में। तो ये कुछ चीज़ें जितने वो लेके चल रहे थे। लेकिन अभी देखिए सीरिया में रिबल ग्रुप्स जो कहा जा रहा है कि जिन्होंने अभी कैप्चर किया है, एक दो नहीं है, वहाँ तो कम से कम 10-11 हैं, लेकिन 3 जो मेन हैं जिनके, जिसकी अभी बात हो रही है, HTS जो हयात तहरीक अल शाम, HTS उनको बोला जाता है, वो है एक ब्रेकअवे ग्रुप है अलकायदा का। जी। अलकायदा का ही ग्रुप है। लेकिन जब देखा इन्होंने कि उसमें जो है ये बात नहीं बन पा रही है अलकायदा, और ऐसे ही अलकायदा तो वैसे ही काफ़ी एक तरह से खात्मे पर ही आ गया था, हाशिए पर आ गया, तो इन्होंने देखा कि वो एम अचीव नहीं होगा, तो उनसे ब्रेकअप उन्होंने कर लिया अपना, और अपना बनाया कि हम जो है अलग लेके चल रहे हैं HTS। जी। हालांकि इन्होंने बाद में जाकर जितने रिबल ग्रुप्स थे, इन्होंने एक अपना ऑपरेशंस कमांड भी बनाया कि ऑल ग्रुप्स ऑपरेशन कमांड करके कि एक साथ हम लड़ेंगे। लेकिन एक साथ आप जानते हैं रहते नहीं है, क्योंकि तीनों जो 3-4 क्षेत्र हैं सीरिया के, नॉर्थ में देखिए, सेंट्रल देखिए, सदर्न में अलग अलग ग्रुप्स हैं जो कि कब्जे में हैं और जिनका पहले से चल रहा है, तो ये नया नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा HTS के अलावा SDF, जी, सीरिया डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये भी एक अलग ग्रुप है जिसको टर्की सपोर्ट कर रहा है। जी। और फिर उसमें एक SNA भी है, सीरियन नेशनल आर्मी, जी, वो भी एक ग्रुप है। और ISIS को तो हम जानते ही हैं जी, वो तो है ही है, जी, बनाई था सीरिया और इराक के लिए जी, लेकिन वो भी हाशिए पर काफ़ी आ गया था, खास करके जब इनका टर्की और अमेरिका इन्होंने मिलकर एक्शन किया था वहाँ पर, तो वो आ गया था। अब जहाँ तक मुख्य है अभी HTS की ही जो बात चल रही है, इस ग्रुप ने क्या किया कि इन्होंने अपना एम बनाया कि हम फ्री करेंगे इसकी आसाद के रिजीम से, जो कि एक डिक्टेटरशिप है। पिछले में हमने बात किया था इसके बारे में, सीरिया के बारे में हमने दर्शकों को बताया भी था थोड़ा सा उसके बारे में। देखिए 50 सालों तक का तकरीबन शासन था आसाद फैमिली का, मतलब जो अभी आसाद और इनके जो फादर थे, जी बिल्कुल, वो जो है वो भी करीब 25-26 साल तक रहे। और सबसे कम उम्र में 34 साल की उम्र में आसाद को बनाया गया प्रेसिडेंट। और तब लोगों ने समझा कि ये पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, बाहर से आए, शायद कुछ फर्क डालेंगे। लेकिन ये भी जो है आशा के विपरीत ये भी उसी पर चलते रहे अपने पिता के नक्शे कदम पर, और बर्बरता इन्होंने काफ़ी की। सबसे ज़्यादा 2013 और 2016 का है, जहाँ कहा यह जा रहा था कि इन्होंने तकरीबन बायोलॉजिकल वॉरफेयर टाइप किया, अपने काफ़ी लोगों के मारे। एक प्रिजन है जो कि डेमस्कस से थोड़ी दूर पर है, जहाँ अभी भी न्यूज़ अब आ रही है, जहाँ से काफ़ी लोग निकाले गए कि क्या हालात थे वहाँ तक वहाँ पर। तो ऐसी चीज़ें थीं। 2016 में भी वही हुआ, उन्होंने काफ़ी बर्बरता से लोगों को रोका, और तकरीबन कहा तो जा रहा है करीब 6 लाख, मतलब मुझे लगता है 8 से 10 लाख सीरिया के लोग अपना बाहर चले गए, रिफ्यूजी। और मैक्सिमम तो टर्की में है, टर्की में भी हैं, लेबनान है, बाकी कई जगह सीरिया के लोग हैं, यूरोपियन कंट्रीज में भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया तक भी गए थे सीरियन रिफ्यूजीज। तो ये भी काफ़ी एक मतलब कहा जाए तो तानाशाही तो थी ही। और उनको हाथ मिल गया था रूस का, तो रूस से भी काफ़ी मदद कर रहा था उनकी। और अब तो खैर वो भाग करके पनाह भी रूस में ही मिली है। कहा जा रहा है कि इनके हज़ारों करोड़ वहाँ पर हैं, पैसे जो है अगर रुपए के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर है। और इसके साथ देखिए अमेरिका भी जब अलकायदा को खात्मा कर रहा था यहाँ भी, और ISIS का, तो तकरीबन 900 उसके ट्रुप्स भी सीरिया में हैं। रूस ने जो है अपने 2 बेसेज यहाँ बना रखे हैं। एक नेवल बेस भी रूस का है, और वही एक बहुत बड़ा बेस, नेवल बेस रूस का
मेडिटेरेनियन सी में है। तो आप, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इंटरेस्ट कई देशों के थे सीरिया में जी, इनको, कि किसी न किसी तरीके से सीरिया का। और अगर इजराइल पर आए तो देखिए, गोलन हाइट्स में ऑलरेडी इजराइल ने वहाँ पर एक बफर जोन बना था, जी, जो अभी आपने देखा न्यूज़ जब आया तो इजराइल ने कहा कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए, कि ये ग्रुप्स जो है हमारे ऊपर फिर आ करके ऐसे हमास और बाकी आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम जो है अपने मजबूत कर रहे हैं, जबकि कहा जा रहा है कि वो तो काफ़ी आगे तक चले गए हैं। जी, तो उसके अलावा ये जो एसटीएस का हेड है, देखिए अबू जलानी जी, अबू जलानी जो है, ये भी काफ़ी कम उम्र का है, अभी 40-42 की उम्र है उसकी। 10-11 साल से लड़ाई, अरब स्प्रिंग से ही जब अलकायदा से अलग होकर के आया, और जब इनको लगा कि हमें अलकायदा, और उसके बाद जब इन्होंने 2022 में देखा इसको अपना अफ़गानिस्तान की हालत देखी तालिबान की, तो इनको लगा, और उस समय आपको याद होगा कि तालिबान को ट्रांसफ़र इसलिए किया अमेरिका ने, कि अमेरिका ने कहना शुरू कर दिया था 2 साल पहले कि गुड तालिबान और बैड तालिबान हैं, कि अच्छे तालिबान भी हैं और ख़राब हैं, तो ख़राब नहीं, अच्छे से बात करेंगे। तो इनको लगा कि हम भी गुड तालिबान की तरह अपने आप को बदलें। तो इन्होंने अपने थोड़ी काफ़ी हद तक कट्टरपंथी चीज़ें हटा दी, बातचीत करने में, पहनने में, बाकी उसमें। और इन्होंने अभी बोला कि औरतों बच्चों का ख्याल किया जाएगा, कितना करेंगे वो तो आगे बात की बात है। लेकिन इन्होंने अपने आप को एक तरह से, मैं कहूँ, तालिबान से सीख ली करके उस हालत में ले आए। और फिर जैसे पिछले उसमें हमने कहा था कि अमेरिका ने इनको टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर रखा है, वेस्ट ने भी कर रखा है, फिर भी इनको कुछ ना कुछ मदद वहाँ से मिलती रही, और जिससे ये आगे आए। और इडलिब प्रोविंस है सीरिया में, उसका ऑलरेडी इनका कब्जा था, वहाँ का सारा कुछ शासन यही चला रहे थे। एक ग्रुप यहाँ था, एक ग्रुप जो ऊपर था, जो टर्की के बॉर्डर है नॉर्थ सीरिया में, वहाँ था, और एक ग्रुप नीचे था। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो आसाद के पास तकरीबन आधा से कम ही सीरिया रह गया था, कहने के लिए था, लेकिन उतना था नहीं। रूस यूक्रेन की लड़ाई में और बाकी में रह गया व्यस्त, तो यहाँ उसने उतना ध्यान नेचुरली नहीं दे पाया, और धीरे धीरे ग्रुप्स आगे बढ़ते रहे, और इसको मीडिया में नहीं आने दिया गया खबर, जब तक ये एलेप्पो पहुंच गए। एलेप्पो से दूर कितना था, 80-90 किलोमीटर की दूरी है डेमेस्कस, तो लग गया था कि एलेप्पो पहुंच गए, तो अब डेमेस्कस दूर नहीं, वो हालत वही हुई थी। अब दूसरा जो फ्रंट की मैं बात कर रहा था, एसडीएफ सीरिया डेमोक्रेटिक फ्रंट, देखिए एक कुर्दिश ग्रुप है, और ये है नॉर्थ में टर्की के साथ। टर्की जो है ऑलरेडी कुर्दिश ग्रुप से उनकी बनती नहीं है, कि वो जो है उनको लगता है एर्डोगन की ये तो हमको निकालने के उसमें है कुर्द्स वहाँ से। तो ये ग्रुप वहाँ है, और वहाँ पर इनका तकरीबन कब्जा था। जहाँ अब देखिए जो न्यूज़ है, टर्की ने ऑलरेडी आक्रमण कर दिया है, सब चाहते हैं अपना एरिया वहाँ लेना। इससे पहले भी कुछ समय पहले टर्की ने कुछ एरिया वहाँ ले लिया था अपना मिलिटेंट्स के नाम पर, इनको हमने इसको हटाना है। हालांकि एसडीएफ जो सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट है, टर्की को अपना दुश्मन मानता है, ये दूसरा है। तीसरा जो है, हमने बात की थी सीरियन नेशनल आर्मी। सीरियन नेशनल आर्मी जो है, ये ग्रुप है जो कि टर्की इसको सपोर्ट करता है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए, तो वहाँ पर है। और एक और है ड्रूज मिलिशिया, इनके यहाँ जो मेजर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये भी ये माइनॉरिटी ग्रुप है, और ये माइनॉरिटी ग्रुप मिलिटेंट ग्रुप ये भी है, लेकिन इसमें सभी मिक्स हैं। इसमें क्रिश्चियंस भी हैं, इसमें कुछ इस्लामिस्ट भी हैं, कुछ हिंदूज इसमें हैं, मतलब कई हिंदुज़म, मतलब कई आइडियोलॉजीज के मानने वाले इसमें हैं। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये माइनॉरिटी ग्रुप हैं, ये भी हैं। तो इतने लोग आप देख लीजिए कि इंटरेस्ट लेके वहाँ चल रहे थे अपने अपने एरिया में। और आईएसआईएस का तो हालांकि हाशिए पर आ गया, बट है ऐसा नहीं कि बिल्कुल गया है, हाशिए पर था लेकिन है। तो ये सारे ग्रुप्स आप देखिए मिल करके अपना अपना, और ऐसे ग्रुप हो गए तो कोई एक का तो कब्जा चलेगा नहीं। तो ये चीज़ वहाँ पर चल रही थी, और इस वजह से अब वो मैंने ऑलरेडी बोला कि फॉरेन आर्मी, ये तो फॉरेन इंटरेस्ट हो गया। फॉरेन आर्मी देखिए,
मैंने बताया अमेरिका ऑलरेडी उसने बोला कि अलकायदा को मिटाना है, आईएसआईएस को मिटाना है, तो 900 उसके वहाँ ट्रुप स्टेशन थे। जी। रूस का अपना इंटरेस्ट था मेडिटेरेनियन में, उसने अपना लगा रखा था, एक एयर बेस भी उसने बना रखा था सीरिया के अंदर, और एक उसने नेवल बेस भी अपना बना रखा था। और टर्की है ही है, टर्की मैंने बताया ऊपर ऑलरेडी अगर एसएनए को सपोर्ट कर रहा था, तो उसने भी अपना नॉर्थ ईस्ट सीरिया में अपना बेस उसने भी बना रखा था जी। और दूसरा जो था रूस का, जैसे मैंने कहा कि रूस अपने आप नहीं था, रूस ने अपनी एक्टिविटी, चाहे वो एरियल बेस था, एयर बेस था या नेवल बेस था, वो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करके चल रहा था जी। तो इंटरेस्ट ईरान का भी आ गया जी। ईरान को लेबनान या इजराइल पर कुछ भी करने के लिए उसको एक ग्राउंड बेस चाहिए था, रास्ता चाहिए था जी। सीरिया हो करके ही लेबनान जाने का था, बॉर्डर था, इजराइल के साथ भी है जी। इसलिए ईरान का बहुत बड़ा इंटरेस्ट था जी। सीरिया में जी। और इरानियन गार्ड आईआर जो आईजीसी है, इरानियन नेशनल गार्ड जो है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड, वो जो है उनकी मतलब ईरान की जो आर्मी है उसका इंटरेस्ट तो पहले ही से वहाँ पर जी। तो ऑलरेडी उनका प्रेजेंस वहाँ पर था, रादर 2012 से ही उनका प्रेजेंस वहाँ पर था, खास करके ये लैंड कॉरिडोर की मैं जो बात कर रहा था इनको चाहिए था। तो आप देख लीजिए कि ये कितना इंटरेस्ट कितने देशों का और बाकियों का था, तो क्या ये चीज़ ऐसी अचानक तो हो नहीं सकती जी। इंटरेस्ट मिल के चल रहे थे सभी के और जो आगे बढ़ गया वो निकल गया। हालांकि असाद ने इनको जरूर 2000 मैंने कहा जैसे 13 और 16 के बाद 2018 के बाद से उन्होंने अपनी मजबूती कायम की, लेकिन उन्होंने जहां मजबूत थे वहीं अपने आप को रख लिया। वो इराक में जो हमला हुआ था इसका अमेरिका का, उसके भी खिलाफ थे जी। तो ये करके वेस्ट और इनके ये खिलाफ होते गए और अपने लोगों को दबाते गए जी। इस वजह से जो है ये टेररिस्ट ग्रुप्स को मौका मिल गया आगे बढ़ने का। जी। अब इससे हुआ क्या है देखिए, सबसे बड़ा तो नुकसान जो है रूस को है, और रूस क्यों, मैं चीन भी बोलूँगा, दोनों मिलके ही थे, रूस चीन ईरान तीनों को, क्योंकि बहुत बड़ा एक उसको फुटहोल्ड मैं कहूँगा जगह मिल गई थी रूस को, जो कि अब जो है हाथ से निकली जाएगी जी। और यूक्रेन का वो अलग है। तो मिडिल ईस्ट में हर एक आदमी चाहता है कुछ न कुछ अपनी प्रेजेंस रखना जी। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है उनके लिए। ईरान के लिए देखिए, ईरान ही नहीं, ईरान ने जो पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना रखा था सबके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है जी। जो मैं अभी बात कर रहा था लैंड कॉरिडोर जाने की, अब वो नियरली बंद हो जाएगा। किस रिबेल ग्रुप से कैसे आते हैं जी। उसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करेगा, तो वो और मुश्किल हो जाएगा। दूसरा इजराइल देखिए, मैं कहूँगा कि इजराइल के लिए सबसे फायदे का सौदा है जी। इजराइल, अमेरिका भी इंक्लूडेड है जब मैं इजराइल बोलता हूँ साथ में, क्योंकि इजराइल तो एक क्रेडिट लेगा कि हमने जो है इनको डाउन कर दिया इस रजीम को जी। और ऐसे वो ये रजीम को तो नहीं, वो ये जरूर कहेगा कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को भी हमने खत्म कर दिया और ईरान को पर भी काट दिए जी। तो वो तो ये लेके चलेगा, उसको इसमें कोई डाउट नहीं है कि फायदा हुआ है। लेकिन मिडिल ईस्ट के लिए सबसे बड़ा नुकसान है जी। क्योंकि ये और ज्यादा वहां पर ये उथल पुथल मचेगी। बाकी जो हैं वो देख करके कहेंगे कि हमारे साथ भी हो सकता है, तो आप उठेंगे नहीं जी। ईरान की हालत क्या होगी उसको भी यह मुश्किल आ जाएगा। जी। एक रूट अगर सीरिया पर इजराइल का कब्जा तो नहीं कहूँगा, वर्चस्व हो गया तो उसको एक रूट मिल जाएगा और ईरान के ऊपर या बाकी देशों के लिए जी। तो उसको इससे ज़्यादा है काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए जी। लेकिन क्या इसकी वजह से ईरान चुप बैठेगा? ईरान भी तो कुछ करेगा ही जी। अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, और हो सकता है कि वो न्यूक्लियर पावर की तरफ ज़्यादा जोर लगाए। जी। एक ये भी चीज़ है जो अभी लग रहा था कि शायद कम होगा, तो ये कुछ चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ देखिए, लेकिन होगा कैसे ये भी मुश्किल है। अभी जो सीरिया की पॉपुलेशन है 75% सुन्नी पॉपुलेशन है, सुन्नी मुस्लिम्स हैं जी। ईरान में 90 से 95% शिया मुस्लिम्स हैं जी। तो क्या उनकी आपस में बन पाएगी? जी। चाहे कोई ग्रुप वहाँ रूल करे तो ये भी एक मुश्किल है। आप देखती हैं कि मिडिल ईस्ट में या कहीं भी इनका कितना ज़्यादा है
शिया सुन्नी का। जी। तो मुझे लगता नहीं है कि ये ज़्यादा ईरान को, अनलेस ईरान की कुछ हिस्सा ईरान भी ले अपने कब्जे में रखे, क्योंकि अभी वही हो रहा है। अभी बंदर बाट वाली बात तो वहाँ चालू हो जाएगी। जी। और जो चीन का है, जहाँ तक सवाल, चीन की मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी, देखिए उसने सऊदी अरेबिया और यूएई को एक साथ मिलाया था, बातचीत की थी, लेकिन चीन की मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी जो है रूस और ईरान के कंधे पर ज़्यादा चल रही थी। जी। अब जो है मुझे नहीं लगता कि वो इतने आगे बढ़ पाएगा, और यही सऊदी अरेबिया और यूएई अब दोबारा हो सकता है वो सोचेंगे कि हमें चीन के साथ या रूस के साथ जाना चाहिए, या हम जो है अमेरिका के साथ ही बने रहें, जो भी कीमत हमें देनी पड़े। जी। ये भी एक चीज़ वहाँ पर आएगी। और सीरियंस जो बाहर हैं वो कैसे आएंगे? हालांकि टर्की ने बोला कि वो बॉर्डर खोल देगा, बिकॉज टर्की की इकॉनमी बहुत अच्छी नहीं है और इनकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वापस भेजना चाहेगा हर हालत में। लेकिन 10 लाख जो बाहर गए हैं कैसे आएंगे, क्या वापस आएंगे? क्योंकि एक चीज़ हमें और सोचना पड़ेगा, वो सोच रहे होंगे, हम तो देख ही रहे हैं, कहीं भी जो रिवॉल्यूशन हुआ, चाहे ईरान में था, चाहे अफगानिस्तान में था, चाहे यहाँ था, जहाँ भी ये कट्टरपंथी शासन करने आए हैं, शासन में आ गए हैं, तो उन्होंने तरह तरह की जो है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए हैं औरतों के ऊपर, बाकियों के ऊपर, लोगों के ऊपर, पढ़ाई लिखाई से लेकर हर एक चीज़ पर। तो क्या वो उसके लिए वापस आएंगे लोग? जी, ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है आने के लिए। और दूसरा, जो लाइफ देख रखी इन लोगों ने बाहर थोड़ा अच्छी, क्या दोबारा सीरिया में हो पाएगी? जी, जो हालात हैं, क्या इनको आर्थिक मदद बाकी मिलेगी इन ग्रुप्स को वहाँ पर? तो ये जो है अभी भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि लोकल्स अभी भी उन्होंने देख रहा है कि आईएसआईएस ने क्या हाल किया था सीरिया में पहले, और उसी का ग्रुप है। अगर आइडियोलॉजी लेके चल रहा है वही, तो क्या ये चलने देगा? देखिए, और दूसरी जो चीज़ आ रही है इसमें, अमेरिका की मैं बात करूँगा। देखिए, बाइडेन ने तो अभी बोला है कि इसको मदद करने के लिए, अपना एक कहूँगा वर्चस्व काम करने के लिए वहाँ पर ऑलरेडी उनकी फौज है। लेकिन ट्रंप ने कुछ और बोला है। उन्होंने कहा कि इनको इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, अमेरिका ने कुछ नहीं करनी चाहिए। वहाँ भी अलग वो आ रही है। इजराइल ने तो अगर बफर जोन ले लिया तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल बफर जोन पर रुकेगा गोलान हाइट्स में। किसी जमाने में वो कहते हैं गोलान हाइट्स तो हमारा है, तो हो सकता है और आगे बढ़े और एरिया कब्जा करे अपना। टर्की वो करेगा ही करेगा। तो ये अभी इन्होंने एक मोहम्मद बशीर को बनाया है टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेटर या पीएम मार्च तक के लिए। बट कौन बढ़ता है, कौन सा एरिया अपने पास रखता है, मिलिटेंट ग्रुप का क्या होता है, ये कुछ चीज़ें हैं कि जिस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन देखिए, रीबिल्डिंग सीरिया, दोबारा सीरिया को बनाना 13 साल के उथल पुथल के बाद इतना आसान नहीं है और इसके लिए कहाँ से फंड्स आएंगे, कहाँ से कौन करेगा? और अभी भी देखिए एसटीएस जो पावर में आ गया है, उसके देखिए वो भी ब्रुटैलिटी अपनी दिखा रहे हैं। आसाद के भांजे को परसों उन्होंने लटका दिया, सीधा पब्लिक प्लेस में हजारों के सामने फांसी लटकाया। और वो मारे जा रहे हैं जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या जो आर्मी के थे लॉयल टू आसाद। हालांकि कई लोगों ने सरेंडर कर दिया है। तो ये हालत अगर चलती रही तो अभी इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि कोई स्थायित्व वहां पर आ पाएगा। जी बिल्कुल सर। और जहां तक आपने एक और चीज की, ईरान की हालत देखिए, डर तो है ईरान को भी है और वहां के लोगों को भी है कि अगर इधर इस तरह की हालत हो सकती है तो वहां भी जो है ग्रुप्स तो वहां भी बहुत हैं। और आज नहीं तो कल वही होगा, लेकिन इसी तरह होगा, चुपके धीरे धीरे होगा और एक बार अचानक एक तरह से ये हालत वहां हो जाएगी। सर, यूक्रेन के राष्ट्रपति युद्ध का अंत करवाने के लिए अब दूसरों से सैन्य मदद नहीं मांग रहे हैं और अब वो कूटनीति, राजनय पर जोर दे रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? ये बदलाव आखिर क्यों आया है? आपने बिल्कुल सही कहा कि अब जो है वो मदद नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं मदद मिलेगी नहीं ज़्यादा। जी। क्योंकि जो मदद दे रहे हैं वो खुद ही मदद के दरकार हो गए हैं। पूरा यूरोपियन यूनियन अब कह रहा है कि भाई अब तो हमें खुद देखना पड़ेगा। और
ट्रंप ने देखिए इंडिकेशन दे दिया, हम आगे देखेंगे उसके बारे में। लेकिन देखिए आज की हालात क्या है जी, आज के कोई लड़ाई के बारे में बात नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है कि सब जानते हैं कि रूस कब्जा किए जा रहा है। जी, अभी परसों ही रूस ने एक और गांव कब्जा कर लिया और एक उनके शहर के पास पहुंच गया है। जी, जो शहर अगर उसने कब्जा कर लिया तो रूस की जो उधर से एक वो जंक्शन पॉइंट है जी, जहां से यूक्रेन की सेना को काफ़ी लॉजिस्टिक्स और बाकी सपोर्ट जाता है। अगर वो ले लेगा तो फिर और मुश्किल हो जाएगा जी, यूक्रेन के लिए। जी, अब मैं शुरू करूंगा जेलेंस्की ने ही देखिए क्या बोला है पिछले 4-5 दिनों में। जी, आप देखिए तो उनके जर्मन चांसलर से मुलाकात हुई है, फ्रांस में गए थे वो, और वो प्री प्लान नहीं था। प्री प्लान तो उनके लिए होगा, जी, नॉर्मल मीडिया के लिए प्लान नहीं था, बट वहाँ मैक्रो थे और ट्रंप थे जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जी, अमेरिका के, और इनसे भी बातचीत वहाँ हुई। और ऐसा नहीं थे कि कोई देखने में कहा जाए कि बहुत खुश होकर हंसते हुए जेलेंस्की बाहर निकले हैं, तो हम समझ सकते हैं कि क्या जी, बातें वहाँ हुई होगी। लेकिन जेलेंस्की ने खुद देखिए क्या कहा है। वो पहली चीज़ कहते हैं कि हमें ज़्यादा फंड्स चाहिए। उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को बोला है कि भाई और फंड्स देने के लिए कि जो हमारी आर्मी है उसको और इक्विप किया जाए। जी, आप एम समझिए, जो आप कह रहे थे मैं उसी के लिए कह रहा हूँ जी। कि उनको लगा कि अब बाहर से जो है मिलना मुश्किल है, जी। तो जो अपने फंड्स हैं कम से कम वही इस्तेमाल करके हम जो है अपने आर्मी जहाँ पर है उसको तो मजबूत करें। जी, क्योंकि कर्स्क में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, जी, हजारों इनके मारे गए, और जो बचे हैं वो भी मारे ही जाएंगे, वो बाहर तो आ नहीं पाएंगे। जी, तो वहाँ इनका बुरा हाल है, सामान कुछ नहीं पहुँच पा रहा है, जी, सरेंडर कर रहे हैं, इनके डिजर्शन हो रहा है। इनके जो सोल्जर्स हैं वो छोड़ के आ रहे हैं जो फॉरवर्ड एरिया से, जी, क्योंकि वो तो कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ हम लोग मारे जा रहे हैं, हमारे ऊपर ही आगे कब्जा किए जा रहे हैं। जी, जबकि जेलेंस्की ने उनके ये बोल रखा है अपने कमांडर्स को कि भाई ट्रंप के आने तक होल्ड करके रखो, जी, कि बातचीत के लिए कम से कम इतना तो रहेगा। लेकिन रूस भी जानता जी। है, रूस ये कुछ भी बोले, रूस तो बोल दिया है, पुतिन ने बोल दिया कि हम तो तैयार हैं शांति वार्ता के लिए अपने टर्म्स पर। जी, तो वो ध्यान उधर ले जा रहे हैं, नीचे ध्यान नहीं आने देना कि वो कितना आगे बढ़ रहे हैं, और आगे वो बढ़ रहे हैं, उनको पता है कि जितना बढ़ जाएंगे वही उनका फायदा होगा। जी, जेलेंस्की ने पहली बार खुद बोला है कि 8 लाख रशियन आर्मी सोल्जर्स यूक्रेन में हैं जो एरिया लिया है। जी, आज की उन्होंने खुद बोला है इसमें, जी। और उन्होंने ये बोला है कि तकरीबन 19 लाख करीब 1,90,000 रशियन ट्रुप्स मारे गए हैं, सोल्जर्स, इनके 43,000। जी, वो तो इन्होंने बोला है, खैर जो भी है, लेकिन तब भी एक फिगर काफ़ी है इनकी भी। जी। पहले नहीं मान रहे थे इतना, जी। जबकि कहा जा रहा है कि इनके तो करीब 3 से 4 लाख मारे गए हैं, जो कि ये वेस्टर्न मीडिया का है। जी, और उनके भी वो कह रहे हैं 6 से 7 लाख उनके होंगे। जी। वो अटैकर का तो ज़्यादा होता है, जी। लेकिन फिर भी इनके भी बहुत गए हैं। तो कम से कम ये बात कबूल कर रहे हैं जी। कि इतनी हुई है। और जो इनकी वेपन स्टोरेज है, इनकी टेरिटरी है, सब जगह रूस अटैक कर रहा जी। है। कहा तो ये भी जा रहा था कि जो ATACMS मिसाइल है जो लेके ट्रेन आ रही थी उस पर रूस ने भी अटैक किया, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं आया, जी, क्योंकि वो आएगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा इसके रिपरकशन हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं उनके साथ हैं जेलेंस्की। तो अब वो अपने आप को एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी हद तक अलग थलग पा रहे हैं। जी, दूसरा, जहाँ तक अमेरिका का है, वहाँ का देखिए, अब देख लिया हमने, जो बाइडेन जितना भी करके गए, और अभी भी उन्होंने कहा जाते जाते 2 साल तक कुछ नहीं किया। आप बोल दिया कि तुम अंदर अटैक करो, रूस के अंदर इन्होंने डीप अटैक किया इनके मिसाइल से, और रूस ने और ज़्यादा नुकसान इनका किया, जी, तो उससे कुछ नहीं हुआ। और अब जो, हाँ, ये ज़रूर ये कर रहे हैं कि अभी वो $98 मिलियन का उन्होंने अभी जाते जाते वो किया कि अपने जो $62 बिलियन इन्होंने बोला था जी। वो पूरा दे के जाएंगे। और दे के क्या जाएंगे, देखिए इसमें से 10 या 15% मिलता है इसके यूक्रेन को, बाकी तो सब एडमिनिस्ट्रेटिव और जो अमेरिकन फर्म्स हैं जी। वेपन सप्लाई कर रही हैं, बाकी कहते हैं उसमें जा रहा है। जी, तो जा तो मैक्सिमम उन्हीं के पास रहा है, इनके पास जो जा रहा है उसमें 40-50% करप्शन में जा रहा है, बाकी इनके पास ऑलरेडी है यूक्रेन में जी। करप्शन। आप देखते रहे हैं कि कितना ज़्यादा आया है, हो सकता है बाद में कुछ और आएगा। और जैसे मैंने कहा, ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग जो फ्रांस में हुई उसमें भी कोई खास बहुत ज़्यादा नहीं आया। जी, हाँ, मैं जेलेंस्की जो है
इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इनके अपोजिशन लीडर के साथ जर्मनी में, जहां उन्होंने बोला है कि खुले शब्दों में बोला है कि वो डिप्लोमेटिक सेटलमेंट चाहते हैं। जी, मतलब बातचीत करना चाहते हैं, डिप्लोमेटिक सेटलमेंट चाहते हैं। वो ये भी उन्होंने कहा है कि जो एरिया है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसमें फॉरेन आर्मी डिप्लॉय हो। जी, मतलब वो इंटरनेशनल फोर्स चाहते हैं जी, जब तक कि नाटो की सदस्यता इनको नहीं मिलती। जी, तो ये मतलब एक तरह से नाटो या फॉरेन कब्जा चाहते हैं। ट्रम्प तो कभी नहीं चाहेंगे कि ट्रम्प के फोर्सेज जाएं, बट वो जरूर चाहेंगे दूसरे के, वो चाहेंगे अपना सोल्जर्स आ जाएं, आर्मी आ जाए। लेकिन पुतिन ने पहले ही बोल दिया है जी, किसी और आर्मी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, उसीलिए तो उन्होंने अटैक किया था, फिर वही होगा तो कैसे वो करेंगे। जी, और इसमें जो है दिसंबर में एक की मीटिंग्स अभी इसी महीने करेंगे यूरोपियन यूनियन के जो इनके की एलाइज हैं। आप शब्द नोट कीजिएगा कि इनके स्टेटमेंट में है, जो स्टेटमेंट इनके यहाँ से आया है जी। कि दिसंबर में मीटिंग करेंगे की एलाइज के साथ। मतलब जी, कुछ अभी जैसे हम लोग पहले भी कह रहे थे, दशकों से हमने कहा भी था पहले कि कुछ देश हैं यूरोपियन यूनियन के जो ये कह रहे हैं कि ये बेकार की लड़ाई लड़ी जा रही है, नुकसान ही हो रहा है, जी, बातचीत होनी चाहिए। तो इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल हुआ है इनके यहाँ से यूक्रेन से कि की एलाइज के साथ दिसंबर में पीस टॉक्स कोऑर्डिनेट करने के लिए बातचीत करेंगे। जी, तो मतलब जैसे मैंने कहा कि अकेलापन उनको अब महसूस होने लगा है, इसकी है। यूरोपियन यूनियन का जहाँ तक सवाल है, ये ऑलरेडी अब ट्रम्प एरा की बात करने लगे हैं। जी, अब वो यूक्रेन की उतनी बात नहीं कर रहे हैं जितने ट्रम्प एरा की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि भाई हमको जो है $100 of billions चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। जी, मतलब जो अभी तक ट्रम्प कहते आ रहे थे कि भाई है हमारे इतने डॉलर्स ले करके और इनकी सुरक्षा हम कर रहे हैं, इनको अपना खर्च करना चाहिए। जी, इनकी सुरक्षा हम क्यों इतने, हम मदद करेंगे बस देखें क्यों, हम क्यों खर्च करें। जी, वही बात आ रही है अभी वहाँ पर। तो इस लड़ाई से वैसे ही इनके पता नहीं कितने हजारों बिलियन डॉलर तो चले गए। जी, इन्होंने जो यूक्रेन में दिया, बाकी जगह खर्च किया, जो इनका इन्फ्लेशन बढ़ा, जो एनर्जी सेक्टर, जो काफ़ी चीज़ें हुई और वापस से उसी पर आ गए हैं। जहाँ तक पुतिन का सवाल है, देखिए उन्होंने तो कहा कि वो तो तैयार हैं नेगोशिएशन के लिए उन्होंने, और जो प्लान उन्होंने दिया था उसके साथ वो नेगोशिएट करेंगे, जो ऑलरेडी कंडीशंस दे रखी हैं। लेकिन टेरिटरी यूक्रेन के अंदर वो कैप्चर किए जा रहे हैं। जी, भले वो 500, 400, 500 मीटर जहाँ भी है, जितना है वो और अभी जो है उन्होंने एक किलियटा टाउन करके है, वहाँ कब्जा करें, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि लॉजिस्टिक सेंटर हो गया है यूक्रेन का उनकी फोर्सेस के लिए। जी। वो ले लिया तो यूक्रेन और जो है अलग थलग पड़ जाएगा। और ट्रम्प ने देखिए ऑलरेडी एक पिछले उसमें भी हमने बताया था कि लेफ्टिनेंट जनरल कीथ केलॉग हैं, जिसको उन्होंने इंटरलॉक्यूटर बना रखा है फॉर यूक्रेन रूस के लिए, और उन्होंने जून जुलाई में ही एक पेपर तैयार कर लिया था कि क्या करना है, और उसमें कहीं ये बात नहीं थी कि रूस इलाका छोड़ेगा। जी, उसमें यह था कि जहां है वहीं रुकेंगे, और उसके बाद इसकी बात होगी। हाँ, जेलेंस्की को पीस की गारंटी देगा अमेरिका कि भाई हम आपको हथियार देंगे, और कभी नहीं बोला उन्होंने, उसमें कहीं नहीं है कि ट्रुप्स देंगे, जी, हथियार देंगे, आपको मजबूत करेंगे कि दोबारा रूस आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाए। और ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने, एक और उनके थिंक टैंक के हैं जिन्होंने ये कहा कि देखिए आप राष्ट्रपति की बातों में जाइए, जो ट्रम्प ने बोला है कि भाई हमने तो सीज फायर करा देना है, पीस रिस्टोर करना है, जी, लेकिन सारी चीज़ें इतनी जल्दी सेटल हो जाएंगी ये तो मुश्किल है। जी, क्विक फिक्स सोल्यूशन तो है नहीं जी। कि आपने लिया चिपका दिया, वो चीज़ होगी नहीं, तो समय तो लगेगा। और जो ये मुझे लगता है अभी कि जैसे जैसे 20 जनवरी का दिन नज़दीक आएगा, इसमें फ़र्क पड़ेगा कि ऑलरेडी देखिए ये जा चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं कीथ केलॉग, इनसे भी, अपना जेलेंस्की से भी, जी, और रूस में भी। मतलब अगर पुतिन से डायरेक्ट नहीं भी होगा तो रूस में उन्होंने उनके जो भी हैं आर्मी के, आर्म्ड फोर्सेस के, या उनके सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से, वो तो बात वैसे भी होती रहती है, इनके बीच में हॉटलाइन है, तो उन्होंने ज़रूर बातचीत की होगी। और ये अब जितनी अगर यूक्रेन, मुझे लगता नहीं कि रोक भी पाएंगे अभी पुतिन को, जिस हिसाब से पुतिन आगे बढ़ रहे हैं। जी, देखिए अभी क्रीमिया में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं,
डोनेस्क ले लीजिए, लुहांस्क ले लीजिए, एक कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। जी तो इन इलाकों में, और ऑलरेडी एक चीज हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि इस लड़ाई से पहले ही जी ये लुहांस और डोनेस्क के कुछ इलाकों ने अपने आप को बोला था कि हम इंडिपेंडेंट हैं, रूस के साथ रहेंगे। जी तो ये चीज भी ध्यान लेके रखना पड़ेगा कि अब ट्रम्प तो वो कहेंगे कि ये तो इलाके ऑलरेडी हमारे पास जी। पहले से हैं, जी तो हमारे यहाँ जिस पे यूक्रेन का कब्जा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इतनी आसान भी नहीं होगी, लेकिन ट्रम्प रुकवा तो जरूर सकते हैं लड़ाई। जी ये मतलब मान के हमें चलना चाहिए। जी। और यूक्रेन अगर देखा जाए 1022 दिन होने वाले हैं जी। आज, इन 1022 और जो भी 20-22 दिन लगे हैं, उसमें अगर नुकसान किसी का ज़्यादा हुआ, सबसे ज़्यादा, तो वो है यूरोपियन यूनियन जी और यूक्रेन का, और तीसरा रशिया का। जी बिल्कुल सर। सर, क्या इजराइल हमास के बीच भी युद्ध विराम संभव है? ट्रंप की चेतावनी के बाद ऐसी चर्चाएं शुरू हुई हैं कि दोनों पक्षों के बीच बंधकों की रिहाई के लिए वार्ता जारी है। क्या हो पाएगी सर बंधकों की रिहाई? नीरज जी, एक्चुअली देखा जाए तो वहाँ है क्या अभी? जी हालात अगर आप देखिए तो बचा क्या है? जी 75% गाजा फ्लैट हो चुका है, जी इंफ्रास्ट्रक्चर गायब है, जी जमींदरोज हो चुका है, एक तरह से नीचे आ गया है। वहाँ के 60% लोग विस्थापित हो चुके हैं, जी जो पैलेस्टीनियंस हैं। जी वो विस्थापित मीन्स अंदर ही नहीं, बाहर कई जगह जा चुके हैं। जी ऑफिशियल फिगर जो अभी 4 दिन पहले पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने दी है कि 45,000 समथिंग कुछ लोग मारे गए हैं, जी 2 लाख से ज़्यादा घायल हैं, जी और ये 45,000 वो हैं जिनका रिकॉर्ड है। जी अभी जितने इससे कई गुना लोग जो नीचे मलबों में दबे पड़े हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जी कहाँ से आप वो करेंगे कि ये कितने मारे गए हैं? जी अनऑफिशियल फिगर एक आई थी, ब्रिटिश एक थिंक टैंक से आई थी। उनका कहना था कि कम से कम 3 लाख के 2.5 से मतलब 2 लाख के आसपास, उन्होंने 2 से 2.5 के बीच में लाख पैलेस्टीनियंस मारे गए हैं। जी मतलब इससे 5 गुना जी ज़्यादा। जी घायलों की आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। तो अगर इस पॉपुलेशन में से 4-5 लाख की हालत ये होगी जो मर गए या जो डिस्प्लेस हो गए हैं, और काफ़ी विस्थापित हो गए हैं, ये हालत है, तो अब वहाँ रह क्या गया है? जी देखा जाए हमास की लीडरशिप पूरी डाउन है जी फर्स्ट और सेकंड दोनों डाउन है। जहाँ जहाँ अभी जगह मिल रही है, और इन्होंने नेतन्याहू ने बोल रखा है कि हमारा है हमास का खात्मा। जी वो तो तब तक कह रहे हैं कि बातचीत नहीं करेंगे, जी या डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे, बट उनका जब बार बार वो कहते हैं कि हमास का खात्मा, तो ये मान के चलिए कि वो तब तक बातचीत नहीं करने के लिए राजी होंगे जब तक उनको लगेगा नहीं कि अब हमास सिर निकाल ही नहीं पाएगा। उठाने की तो बात छोड़िए, निकाल नहीं पाएगा। जी हिजबुल्लाह की तरफ देखिए, फर्स्ट सेकंड लीडरशिप गई उनकी। अभी जो संधि, जो एग्रीमेंट हुआ था इजराइल और लेबनान के बीच में कि हिजबुल्लाह को टोटली डिसआर्म करना है, जी उसके बाद थोड़ा सर उठाया था हिजबुल्लाह ने, कुछ रॉकेट्स फायर करके। उसके ऊपर आपने देखा कि 250 एयरक्राफ्ट ने भेज करके गोले बरसा दिए हिजबुल्लाह के ऊपर। और अभी उन्होंने परसों जो है हिजबुल्लाह का एक और लीडर को मारा है। तो ऐसे करके इवन हमास का देखिए, हमास का भी कल ही शायद उन्होंने एक लीडर को मारा जो कह रहे थे कि एरियल कमांडर था उनका हमास का उस इलाके में। और अक्टूबर में 7 अक्टूबर को जो एरियल इंसर्शन जो गए थे ये हमास के मिलिटेंट्स इजराइल में, उसने कराया था, तो उसको भी इन्होंने मार गिराया। तो अभी हिजबुल्लाह डाउन हो गया। उधर आप हौतीज, वो भी अब देख लिए उन्होंने कि सिर उठाएंगे तो कहीं ना कहीं लग जाना है उनको, तो वो भी डाउन है। और सीरिया की हालत हम देख रहे हैं जी। तो अब कायदे में अगर देखें तो इजराइल के आसपास तो कोई बचा ही नहीं है सिर उठाने वाला जी, क्योंकि काफ़ी हद तक उनको इन्होंने नीचे कर दिया है। जहाँ तक आप बात कर रहे थे ट्रंप की, हाँ, ट्रंप ने ये जरूर बोला है कि पीस टॉक्स वो चाहते हैं कि शांति स्थापित हो, लेकिन उन्होंने एक वार्निंग दी है जी कि अगर 20 जनवरी से पहले हॉस्टेज रिलीज नहीं हुए जी तो बहुत बुरा हाल होगा जी।
तो आप समझ लीजिए कि अभी इतना बुरा हाल है तो आगे क्या बुरा हाल होगा, ये समझ सकते हैं इसके साथ। अब अगर हम खाली थोड़ी बहुत अगर आप देखिए इसमें पीस टॉक्स, देखिए पीस टॉक्स तो पहले भी हुई हैं जी, और 2 बार, एक बार रुका भी है जी, युद्ध रुका था, फिर कुछ और रुका था और कुछ हॉस्टेज एक्सचेंज हुए थे, बीच में मारे भी गए जी, इसी बीच धमकी दे दी ट्रम्प से। जो ट्रम्प ने कहा वो इस वजह से कहा था कि हमास ने धमकी दी थी, आपको याद होगा, कि इजराइल अगर युद्ध बढ़ाता रहा तो आगे जो युद्धबंदी हैं उनका भी हश्र वही होगा। जो 2 युद्धबंदी मृत पाए गए थे, मारे हुए मिले थे उनका, और उसके ऊपर उन्होंने ट्रम्प ने अपना बयान दिया था जी। और इसमें अगर बातचीत इनके बीच में चल तो रही थी, लेकिन आपने देखा था कि बीच में हमने बताया था दर्शकों को भी कि हमास का जो हेडक्वार्टर्स था सीरिया में, सीरिया नहीं सॉरी कतर में, वहाँ से उनको निकाल दिया गया जी। वो अब टर्की में चले गए हैं और थे नहीं बीच में वो। अगर देखा जाए बातचीत में जो भी हो रही थी वहाँ, वो सिर्फ इजिप्ट और कतर थे शामिल, जो कि इन ग्रुप्स की तरफ से बात कर रहे थे जी। क्योंकि ये मिलिटेंट ग्रुप से तो अब डायरेक्ट तो बात होती नहीं जी। तो उनकी तरफ से यही बात कर रहे थे। ये लोग जाते जरूर थे बट बैक बेंचर थे और असली बात उनके थ्रू होती थी। अब जो है आपने सही कहा कि दोबारा ये बात आई है जी। लेकिन देखिए दोबारा बात किस तरह आई थी। उस समय इजराइल को जल्दी थी कि नहीं, हमें हॉस्टेज तो हर हालत में आने चाहिए और अभी भी है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है जी। लेकिन इतने दिन के बाद जब उन्होंने देखा कि ये हमास नहीं मान रहा है तो उन्होंने हमास को ही डाउन किया। तो हमास तो अब नीचे है जी। बाकी ग्रुप्स का भी वही हाल है। ईरान जो काफ़ी मदद कर रहा था हमास की, बाकियों की आप देखिए वो भी अभी ये हालात देख करके नहीं समझ पा रहा है कि क्या करें। तो इस कंडीशन में दोबारा बात उठी है तो नेचुरली ये लग रहा है और ट्रम्प की धमकी के बाद कि ये मिलिटेंट ग्रुप्स को लगेगा कि भाई हमें कुछ न कुछ तो इसमें करना चाहिए जी। अब इसमें अगर देखा जाए तो हर्डल्स क्या हैं, क्या चीज़ें हैं जो रुकावटें मेन जो हैं। सबसे पहले तो देखिए इसमें हॉस्टेज वाला यही है जी कि पहले जो बात हो रही थी कि पहले बच्चों को बूढ़ों को करेंगे, फिर औरतों को करेंगे, बाकियों को करेंगे, लास्ट में जो आर्मी प्रिजनर्स हैं उनको करेंगे। लेकिन और ये था कि उसके एवज में जो भी 199 बचे थे उसमें आई थिंक कई तो नहीं होंगे अभी, उसके एवज में तकरीबन 6000 के आसपास प्रिजनर्स फ़िलिस्तीनी या फ़लस्तीन के प्रिजनर्स हैं इजराइल में, वो आएंगे। उस पर भी बात रुक सकती है। जी। पोस्ट वार लड़ाई के बाद का गाजा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा जी। और कितने गाजा पर, कितने पर होगा पूरा, या इजराइल कितना देगा जी। उस पर भी अब इजराइल ने साफ बोल रखा है कि हमास को किसी हालत में नहीं चाहेंगे वहाँ जी। इसीलिए आपको याद होगा कि बीच में एक आया था मैसेज और ऐसी बातचीत आई थी, थॉट प्रोसेस आया था कि वहाँ पर एक इंटरनेशनल फोर्स लगाई जाए, इंटरनेशनल क्या नेबर्स की ही जी। जिसमें कतर और इजिप्ट और बाकी के हों और कुछ यूरोप कंट्रीज़ के हों। अमेरिका ने बोला था साफ साफ कि हमारा कोई नहीं होगा जी। लेकिन वो रहे वहाँ। इजराइल ने साफ किया है कि सिक्योरिटी पूरी की पूरी हमारे हाथ में रहेगी। जी। तीसरा, जो फिलाडेल्फिक कॉरिडोर है 11-12 किलोमीटर का, इजिप्ट और ये गाजा के जो बीच के बॉर्डर है जहाँ से इजराइल का कहना है कि सबसे ज़्यादा आर्म्स एम्युनिशन बाकी चीज़ें वहाँ से आती हैं हमास और मिलिटेंट ग्रुप्स के पास, वहाँ वो अपना कंट्रोल चाहता है। जी। क्या इजिप्ट इसके लिए राजी होगा या बाकी भी कि बिल्कुल इजराइल वहाँ पहुँच जाए। रीबिल्डिंग ऑफ गाजा जी। 75% इतना इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर एक चीज़ डाउन होगी, वो कैसे होगा? इतने बिलियन डॉलर कौन कहाँ से देगा? क्या अरब स्टेट देंगे, क्या अमेरिका देगा, कैसे आएगा ये? जी। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है जी। कि कैसे होगा। उसके बाद पैलेस्टीनियंस कैसे वापस आएंगे, कहाँ आएंगे? जी। अगर इजराइल कितनी जगह देगा या इजराइल अपने सेटलमेंट ही रखेगा फिर कैसे होगा? जी। क्या उनकी हालत रहेगी? पहले जैसी तो हो नहीं सकती क्योंकि पहले बिल्कुल करीब थे, वो तो आ रहे थे इजराइल में काम करने के लिए, उनकी रोजी रोटी चल रही थी वहाँ से, वो चीज़ तो अब वापस आएगी नहीं। जी। तो ये देखिए पीस टॉक्स अगर हो भी जाती हैं तो पहले भी टूटी हैं, बहुत
इतनी बार लड़ाई हुई है, पीस टॉक्स हुई हैं, लेकिन बात फिर वही रह गई। जी और इसलिए रह गई कि इजराइल ने इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं किया कि सबको मिटा देंगे हम, जी अपना इतना बढ़ा के। पहले की लड़ाइयाँ आप देखिए तो बस लड़ाई होती थी, फिर छोड़ करके वापस आ गए। साइनाई छोड़ दिया, गोलान हाइट छोड़ दी, इधर लेबनान में छोड़ दिया था जी लेकिन वो मिलिटेंट ग्रुप्स बढ़ते रहे। वो इजराइल अब कभी नहीं जाएगा जी क्योंकि उसने देख लिया अभी कि लेबनान से किया समझौता और हिजबुल्लाह फिर जो है रॉकेट छोड़े। दूसरा, मीडिएटर्स, सबसे बड़ी चीज़ इन पर अभी तो जो बाइडेन की टीम मीडिएट कर रही है, ट्रंप टीम भी शामिल है इसमें। जी ये जो कहा जा रहा है कि ट्रंप की भी टीम शामिल है और ट्रंप के जो वो थे, कतर इजिप्ट तो है ही है, ट्रंप के जो नॉमिनेटेड टीम है उनके भी लीडर ने वो आए थे, इजराइल में भी गए थे, उन्होंने बातचीत की है जो कि अभी मीडिया में इतना ज़्यादा उसमें नहीं आया है। लेकिन टर्की के थ्रू और इजिप्ट के प्रेसिडेंट के थ्रू ये बातचीत चल रही है दोबारा जी सीज फायर के लिए। लेकिन मेडल्टी जी, ये जो मेन प्लेयर्स मतलब वही हैं इसमें। ऑफ कोर्स मेन तो मैं कहूँगा कि CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स हैं, जी वो शुरू से हैं और अभी भी जी। हैं। इजराइल के जो है मोसाद चीफ डेविड वार्निया हैं, वो भी हैं जी इसमें। और इजराइल के जो इंटरनल सिक्योरिटी के हैं, शिन बेट के इंटरनल इंटेलिजेंस के जो हैं रोनेन बार, वो भी हैं। और एक आर्मी जनरल हैं उनके, जनरल निजोन एलोन, वो भी हैं। तो ये लोग मिल करके बातचीत कर रहे हैं कि क्योंकि कोई देखिए पीछे नहीं हटेगा। और इजराइल तो और ट्रंप के स्टांस से और ज़्यादा उनको ताकत मिल गई है जी कि और उसमें जाएंगे। लेकिन जो मेन पॉइंट्स मेरे ख्याल से इसमें चलेंगे या चल रहे होंगे कि लड़ाई कैसे रोकी जाए और कहाँ रोकी जाए, और जहाँ रोक देंगे उसके बाद कैसे आगे चलेंगे। क्या इजराइल विड्रॉ करेगा, जिसमें मैंने कहा कि प्रश्न चिन्ह है कि विड्रॉ करेगा। मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल खाली छोड़ देगा और इनके लिए विड्रॉ करेगा। बाकी होस्टेजेस को एक्सचेंज प्रोसेस कैसे होगा, जी सभी एक साथ होंगे, किस हिसाब कैसे होंगे, किस टर्म्स कंडीशंस पर होंगे, ये भी एक प्रश्न चिन्ह आएगा उसमें। जी पहले आया था कि सारे जो प्रिजनर्स हैं पैलेस्टीनियन वापस आएंगे, लेकिन इजराइल का है कि जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं हीनियस क्राइम्स में, उनको नहीं छोड़ेंगे। तो ये भी एक चीज़ें हैं। और फेजेज में होगा या कैसे होगा, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि उसमें मेरे ख्याल से बातचीत में अड़चन आ रही होगी और आएगी, लाजमी है इसमें कि किस तरह आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने पहले कहा कैसे होगा, क्या इजराइल किस तरह चाहेगा, अमेरिका क्या चाहेगा, ये पैलेस्टीनियंस क्या चाहेंगे। और जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर तो ज़रूर मुश्किल आएगी जी लेकिन मुझे लगता नहीं कि इजराइल भी उसको छोड़ेगा। और इजराइल ज़रूर चाहेगा, जैसे उसने लेबनान के साथ किया, कि जब वो देखेगा कि उसके तरफ थ्रेट आ रहा है तो आक्रमण करे, कि ऑप्शन वो अपने पास रखना चाहेगा। और जैसे उन्होंने अब दोबारा कहा है नेतन्याहू ने कि हमास का खात्मा। तो ये चीज़ है जो कुछ की मेरे हिसाब से उसमें आ रही होगी। और इजराइल ने देखिए यूनाइटेड नेशंस की जो UNRWA थी, रिलीफ एजेंसी, उसको वैसे ही अमान्य कर दिया। अभी उन्होंने बोला है 4 दिन पहले कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं उसके हिसाब से जो UNRWA जो स्कूल चला रही थी उसमें जो इन्होंने हमास के लोगों को भर्ती कर रखा था, ये टीचर्स जी। तो ये जो चीज़ है, और हमास क्या चाहेगा, देखिए हमास तो कहेगा कि पार्शियल सीज फायर नहीं, हमें फुल सीज फायर चाहिए जी, कि पूरा का पूरा चाहिए, हमको अपना इलाका चाहिए और हमारे पैलेस्टीनियंस को आने का और रीबिल्डिंग का जी। तो इन चीज़ों पर जो है, इन मुद्दों पर हर्डल्स रहेगा। और ये ज़रूर है कि जो बाइडेन की टीम है पूरी कोशिश कर रही है कि 20 जनवरी से पहले इनको साथ में ले करके, ट्रंप टीम को ले करके वो ये हासिल हो जाए, क्योंकि जाते जाते कुछ वो दिखा सकें जी कि ये चीज़ें इनके पास। लेकिन इतनी जल्दी होगी कहा तो नहीं जा सकता, कि समय तो लगेगा, क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं जो कि इतनी जल्दी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। जी बिल्कुल सर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी हैं। भारतीय विदेश सचिव ढाका की यात्रा भी कराए, लेकिन हालात में कोई बदलाव आता दिख नहीं रहा है। क्या भारत इस स्थिति में है कि वहां सीधा दखल देकर हिंदुओं को बचा सके? क्योंकि मांग की जा रही है कि और भारत की आर्मी को वहां पर भेज देना चाहिए, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि वहाँ पर ऐसी चीज़ हो रही है जो कि
किसी ने सोचा नहीं होगा। जी जो वहाँ के असली बांग्लादेशी हैं, जिनके लिए भारत ने बांग्लादेश बनाया था, जी। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि ये चीज़ वहाँ पर होगी। जी और उन हिंदुओं के लिए कह रहा हूँ जो वहाँ पर बांग्लादेश बनाए, जी शुरुआत उन्होंने ही की, जी रीबिल्डिंग की, और उन्होंने बनाया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम छोड़ के नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। जी। इतनी ज़्यादा उनके पास जुल्म हुए, जी। उनसे ज़्यादा जुल्म तो पाकिस्तानियों ने इनके ऊपर किया, जी बांग्लादेश के लोगों पर। जी। और उसको भूल करके और ये चीज़ वहाँ पर हो रही है जो कि मतलब सोच समझ सबसे परे है। जी और इतना अच्छा चल रहा था, बांग्लादेश कितना आगे बढ़ चुका था जी हर एक चीज़ में। एजुकेशन लीजिए, आप उनकी अर्थव्यवस्था लीजिए, जी काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। जी। दूसरे देश वहाँ आके इन्वेस्ट कर रहे थे उनके यहाँ, जी यूरोपियन यूनियन से बाकी। और अब देखिए क्या हालात हो गए हैं वहाँ। जी वहाँ भी जो है अब एक तरह से देखा जाए तो कोई शासन तो है नहीं, वो मिलिटेंट्स का ही राज है। जी मिलिटेंसी टेररिस्ट यही आगे आ रहे हैं, जी और वो ऐसी घृणित चीज़ें कर रहे हैं जो कि जिसको आप सही कह रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। और किसी न किसी को दखल देना बहुत ज़रूरी है। जी और कहा तो ये जा रहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड ये चीज़ें चल रही हैं, जी लूट पाट, रेप, किलिंग, सारी चीज़ें हैं। जी मंदिरों से लेके हर एक चीज़ को तोड़ा जा रहा है, जी और सामने मतलब सबके उसमें। जी तो ये चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। और ये बांग्लादेश का कहना है कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो रहा है, भारत जानबूझ करके अपना हिंदू एजेंडा ले करके ऐसी बातें कर रहा जी। है। तो क्या जो वहाँ पर एक्चुअली चीज़ें हैं वो झूठ हैं? जी अमेरिका में देखिए लोगों ने बोल रखा है, यूरोपियन यूनियन, यूएन, सब जगह से आया है कि आप जी। ह्यूमन राइट्स को जो है रिस्टोर कीजिए। जी इतने मुखर नहीं, लेकिन आप देखिए उनके अमेरिका से काफ़ी इसके ऊपर आवाज़ आ रही है। जी तो ये क्या गलत तो है नहीं। और देखिए सबसे बड़ी एक चीज़ और है कि भारत में इसका जो हमारा पोजीशन है वो भी जितना मुखर होना चाहिए नहीं है, जी जितनी की पब्लिक है। जी नॉर्मली उल्टा होता है जी कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो ज़्यादा मुखर होने चाहिए, जी। लेकिन पब्लिक ज़्यादा मुखर है। जी। और एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है इनके लिए, जी। और इसीलिए गवर्नमेंट के ऊपर ही बहुत प्रेशर है जी एक्शन लेने के लिए, जी। कि एक्शन हर हालत में लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो सकती। जी अब हो क्या सकता है, देखिए बांग्लादेश को भी ऐसा नहीं कि बांग्लादेश को इसका डर नहीं है। जी जिन लोगों ने, जिनकी वजह से आए हैं वहाँ पर मोहम्मद यूनुस, जी वो भी जानते हैं कि वो परमानेंट नहीं रहेंगे। जी उनको भी पता है जी कि वो परमानेंट नहीं रहेंगे, लेकिन जिसके ऊपर वो आए हैं, जी अगर इनके नीचे ये मिलिटेंट्स कायम हो गए जी तो ये भी कहीं के नहीं रहेंगे, बिल्कुल। कुछ भी इनके हाथ में नहीं रहेगा। दूसरा, अगर वही चीज़ जैसे उनके यहाँ एक तरह से मैं कहूँगा गृह युद्ध छिड़ रहा है हिंदूज के खिलाफ, भारत में हो जाए तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी यही भारत की जनता अगर ये इस तरह सोचेगी जी जैसे वो सोच रहे हैं जी तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी लेकिन ये तो जरूर है कि इसका असर इतने बांग्लादेशी जो भारत में आए हैं जी उनके ऊपर जरूर पड़ेगा, जी। और बहुत जोर अभी भी देखिए पड़ रहा है जी कि इनको आप आइडेंटिफाई कीजिए और निकालिए। जी तो ये एक बहुत मुश्किल हो जाएगा सभी के लिए, बांग्लादेश के लिए भी और इवन हमारी जो गवर्नमेंट है उनके लिए भी। जी। और ये जो लोग इनके पीछे हैं, जी आज मोहम्मद यूनुस ठीक है, कुछ महीने हुए हैं उनको कि वो बड़े उसमें हैं लेकर के, वो कह रहे हैं कि मांग कर रहे हैं कि शेख हसीना को उनको वापस दे दिया जाए। हालांकि बाहर के किसी देश ने नहीं कहा है, जी। अभी कोई चीज़ सिद्ध नहीं हुई है। इनके खिलाफ तो चीज़ें सिद्ध हो चुकी थी जिनको उन्होंने आकर के अपना विड्रॉ किए केस। बिल्कुल कोर्ट से केस जो है विड्रॉ हो गया, और जो वाजिद थी उनके खिलाफ भी हो गया जी सारा। लेकिन अभी प्रेशर बिल्डिंग भारत में तो है, लेकिन बाहर से करना पड़ेगा जी सबसे ज़्यादा, क्योंकि हो क्या रहा है आज बांग्लादेश में। देखिए पाकिस्तान के लिए इनके रास्ते खुल गए हैं जी उनको बिना वीज़ा के लोग वहाँ आ रहे हैं जी। वो सिक्योरिटी क्लियरेंस हटा दिया उनके लिए। सारा हटा दिया उन्होंने, जी। सब कुछ हटा दिया। इससे
आ कौन रहा है? जी। मिलिटेंट्स वहां से यहाँ आ रहे हैं। जी ऐसा ही मुझे लग रहा है, अगर यही रहा तो अपना हेडक्वार्टर बेस वहां से निकाल के पाकिस्तान से यहाँ के जी ले आएगी जी कि यहाँ पर आकर के भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचे। जी जो आर्म्स एमिनेशन काफ़ी पाकिस्तान से यहाँ आ रहा है। जी और क्या भारत कभी नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की मिसाइल आकर के तैनात हो बांग्लादेश में? जी बहुत बड़ा खतरा होगा। जी जिस चीज को लेकर के रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया, जी किस लिए? कि भाई बहुत बड़ा खतरा हो रहा है हमारे लिए, अगर नाटो यहाँ आ जाएगा जी तो उससे ज़्यादा खतरा तो यहाँ बांग्लादेश में हो जाएगा अगर ये चीज़ यहाँ पर आएगी। जी तो क्या भारत के पास वो नहीं है अपने पास ये कार्रवाई करने का? अगर बाकी देश इंटरनेशनल प्रेशर नहीं बनेगा बांग्लादेश पर कि ऐसा नहीं होने दे, आर्म्स एम्युनिशन इस तरह डिप्लॉय नहीं करे, तो फिर क्या होगा? कहा तो ये भी जा रहा है कि बांग्लादेश ने 12 बैरेक्टर जो ड्रोन्स थे, जो अभी रूस इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन में, या वो ड्रोन्स 12 खरीदे थे बांग्लादेश ने, जिसमें 6 डिलीवर हो गए हैं और उनको उन्होंने तैनात कर दिया है भारत के बॉर्डर पर। जी तो आप अगर ऐसी एक्टिविटी चल रही है फिर तो ये तो मतलब एक बहुत बड़ा सिग्नल है भारत के लिए। जी। और जो यूएन है उसको भी अगर बैठे रहेगा तो फिर तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ तक हालत हो गई है कि ममता बनर्जी ने खुद बोला है जी कि हिंदुओं के लिए जो है ऐसा नहीं होना चाहिए और बांग्लादेश के अंदर जाना चाहिए। जी तो ये काफ़ी चीज़ हो रही है। लेकिन जो आपने बात की फॉरेन सेक्रेटरी की विजिट की, देखिए वहाँ भी इन्होंने विक्रम मिस्त्री जब गए तो सबसे मिले, मोहम्मद यूनुस से भी मिले, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से मिले, वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी से मिले और उन्होंने पॉइंट्स दिए जी और पीएम मोदी के पॉइंट्स दिए। और देखिए वो अगर पीएम मोदी के पॉइंट्स हैं तो इतने आसान पॉइंट्स तो होंगे नहीं जी, वो एक तरह से मैं कहूँगा कि वार्निंग ही होंगे जी जो दिए गए होंगे वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने क्लियर बोला है कि अटैक जो है कल्चरल, सोशल, रिलीजियस, डिप्लोमेटिक हर एक उसमें जा रहा है जी। और मैसेज तो जरूर स्ट्रांग होगा प्राइम मिनिस्टर का। हाँ, लग नहीं रहा है कि एक्शन उन्होंने कोई खास वहाँ पर लिया है जी। लेकिन हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे इलेक्टेड लीडर से लेके सरकार से लेके हर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर हर जगह से बांग्लादेश के ऊपर डालें जी अगर सैंक्शंस लगाने की ज़रूरत है तो अब बांग्लादेश पर लगना चाहिए जी कि ये चीज़ ना हो, क्योंकि अगर मिलिटेंट्स वहाँ आएंगे तो सिर्फ भारत का नुकसान नहीं होगा जी, क्योंकि भारत तो अब सक्षम है इनसे लड़ने के लिए जी। लेकिन नुकसान बाकियों के होगा जी अगर टेररिस्ट ऐसे बढ़ते रहेंगे। जी ट्रेड बैरियर बहुत ज़रूरी है लगाना। जी पाकिस्तान जिसके पास अपने लिए खुद कुछ नहीं है जी वो जो है यहाँ पर ऐसे चीज़ें भेज रहा है। जी। दूसरा बांग्लादेश तो एज इट इज वो तो गया, अब तो मतलब जितना विकास हुआ था वो तो अब बिल्कुल नीचे चला ही गया, होगा भी नहीं। और आप जानते हैं कि टेरर ग्रुप्स क्या करेंगे, ये तो जितना जो कुछ बचा हुआ है उसको भी ले लेंगे जी। इनके पास और कुछ नहीं बचेगा, जितना ट्रेड, कनेक्टिविटी, कल्चरल चीज़ें थी सब खत्म हो जाएंगी इनके ऊपर धीरे धीरे। और खुद इनको महसूस होगा बाद में, कुछ वो नहीं आएगा कि यूनिवर्सिटी कहीं जेल में मत पड़े हुए मिलें जी। और बिल्कुल जो अभी जो चीज़ें हैं आप देखिए कहा जा रहा है कि अगर कुछ नहीं है तो भारत को दोबारा 1971 रिपीट करके और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के लिए कॉरिडोर बनाना चाहिए। जी, मांग उठ रही है, मांग उठ रही है। और ये किसी ये नहीं कह रहे हैं कि ये किसी गवर्नमेंट ने या किसी और ने बोला है, जनता बोल रही है, जनता बोल रही है जी, कि वहाँ ये कॉरिडोर बने ऊपर नॉर्थ में और वहाँ पर हिंदुओं के लिए एक कॉरिडोर इस तरह बनाया जाए जी। तो अगर इस तरह की बात हुई, और देखिए भारत पूरा कैपेबल है जी। ये करने के लिए जी, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे करे, अगर इजराइल कर सकता है अपने लिए, अगर रूस कर सकता है तो भारत इतना बड़ा होने का फिर कोई फायदा नहीं है अगर ये नहीं कर पाए जी। और ये बहुत जरूरी है ये मैसेज जाना बांग्लादेश को और दुनिया को जी, कि भारत अगर ऐसा होगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा जो अमेरिका करता है जी। तो ये मैं नहीं कहता हूं कि अभी डिप्लोमेसी जितनी चल सकती है जी। लेकिन डिप्लोमेसी को भी मिलिट्री पिलर पर लेकर के, सैन्य खंभे के पर लेकर के, मिलिट्री पिलर पर लेकर, मिलिट्री शक्ति पीछे, मिलिट्री पावर के साथ डिप्लोमेसी को पुश करना पड़ेगा जी। दिखा करके। अगर ये नहीं होगा
तो फिर हमारे साथ ये भी है, ये भी ऑप्शन है। कैसे करेंगे वो हमारे ऊपर होगा जी। और देखिए महीना दिसंबर का चल ही रहा है जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो है अगर कुछ नहीं होगा तो भारत को विवश होकर के जी अपने लोगों के लिए ये सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। तो सर आज के कार्यक्रम में आपने सीरिया के हालात की और क्या इसका वैश्विक परिदृश्य है उसको आपने समझाया विस्तार से। रूस यूक्रेन युद्ध पर आपने हमेशा की तरह विस्तार से जानकारी दी। इजराइल हमास के बीच क्या युद्ध विराम संभव है, इस पर आपने अपनी राय रखी है। बांग्लादेश के मुद्दे से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आपने चर्चा की और आज के कार्यक्रम को सारगर्भित बनाया है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो पाठक दर्शक खासतौर पर इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा करते हैं उनके लिए ये कार्यक्रम काफ़ी ज्ञानवर्धक साबित भी होगा। उनके मन के भी कई सारे प्रश्नों के जवाब इस कार्यक्रम के जरिए मिले होंगे। सर आप इस परिचर्चा से जुड़े आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश में नई खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।